तो राम राम बच्चों, सत श्री अकाल, राधे राधे, केम छो। आज की जो क्लास है वो हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास और इसकी जो गद्य विधाएं हैं उसकी रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, रिवीजन क्लास होगी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, वन लाइनर के लिए आपको हेल्प करेगी और एमसीक्यूज़ के लिए हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उन बच्चों को जिन बच्चों ने मुझसे हिंदी के लिए कहा था और मैं भूल गया था, कि सच में उस चीज़ के लिए सॉरी। मैं सच में भूल गया था कि मुझे हिंदी की क्लास लेनी है। ठीक है, तो फिर भी अभी भी 2 दिन का टाइम है। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख डालोगे तो इस वीडियो में कई सारी बातें याद हो जाएंगी और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि यह मैंने पीपीटी पहले बना के रख ली थी और EMRS में इसी वीडियो से रिलेटेड लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ मैंने क्वेश्चन वाली एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दी थी बच्चों को, और उसमें बच्चों ने देखा भी है कि उससे क्वेश्चन बाकायदा आया है। तो अगर ये पढ़ने के बाद में और उस पीडीएफ के क्वेश्चन आप देख डालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक से तुम्हारा कुछ भी रह जाएगा। इस टॉपिक से कुछ नहीं रह जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इस टॉपिक से अगर कुछ आएगा तो वो वही आएगा जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा। मतलब इतना श्योर भी नहीं हूँ, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं बाहर के, इंसान हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, कि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो कैसे कैसे हुआ, इसमें एक नया पन्ना दे दो, बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो देखो, हिंदी काल में आप हिंदी में ऐसे समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल का क्या था, कुछ हमारे हिंदी के ऐसे लेखक हुए हैं जो हिंदी के लेखक के साथ साथ हिंदी के इतिहासकार भी हो गए। ठीक है, इतिहासकार भी हुए, लेखक भी हुए और इतिहासकार भी हुए। इतिहासकार कैसे हुए, क्योंकि ऐसा होता है कि उन्होंने हिंदी पे ही इतिहास लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी को जाननी है, हम बताएंगे हिंदी क्या है। ठीक है, मतलब समझ में आ रही बात, कि हम बताएंगे हिंदी के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया, उसके हिसाब से हिंदी का ये इतिहास बना। तो सबसे पहले जो हमारे राइटर आते हैं जो तुम लोगों को याद रखने हैं, एक तो है हमारे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, डॉक्टर कौन से हैं, रामचंद्र। एक है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। दूसरा हमारे कौन आते हैं, दूसरा हमारे द्विवेदी जी आते हैं। द्विवेदी जी कौन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हिंदी काव्य धारा, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा राहुल साकरात्यायन ने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भी लिखा है। ठीक है, वर्नाकुलर ऑफ वो हिंदी हिंदुस्तान। ठीक है, इससे पहले गारसादा तासी ने भी लिखा है कि इंदु हिंदुस्तानी करके कुछ एक वो लिखा है, गारसादा तासी का है ना। तो उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमें डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इनकी किताब का नाम भी यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, उसमें इन्होंने आदिकाल कहा। ठीक है, वो इन्होंने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इसी को आदिकाल को ही कहा वीर गाथा काल। इसी को क्या कहा इन्होंने, वीर गाथा काल। इन्होंने वीर गाथा काल कहा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ऐसा है, वीर गाथा काल तो हम तब कहेंगे जब इसमें सिर्फ वीरों की कहानियां हो। इसमें वीरों की कहानियों के अलावा भी बहुत कुछ है, वीरों की कहानियों के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ कैसे, जैसे जैन साहित्य है, जैन साहित्य है। ठीक है, नाथ साहित्य है, और इसके अलावा सिद्ध साहित्य भी है। तो बोले हम इसको जो है सिर्फ आदिकाल नहीं, सिर्फ वीर गाथा काल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ वीरों की बात थोड़ी ना है। इसमें जैसे रासो काव्य लिखे गए थे, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल क्यों कहा, क्योंकि इसमें रासो काव्य लिखे गए थे और टोटल जो रासो काव्य की संख्या है वो 6 है। इस चीज़ को भी याद रखना। जैसे चंद्र वो हुआ, पृथ्वीराज रासो हुआ, परमाल रासो हुआ, बीसल देव रासो हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से रासो काव्य लिखे गए थे। तो शुक्ल जी ने कहा कि भैया इसमें वीरों के बारे में ज़्यादा बात करी गई है तो हम इसको वीर गाथा काल कह देंगे। द्विवेदी जी ने क्या कहा नहीं, हम इसको वीर गाथा काल नहीं कहेंगे, हम इसको आदिकाल कहेंगे। फिर हमारे राहुल सांकृत्यायन जी आते हैं, है ना। राहुल सांकृत्यायन कौन, अथाकतो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले, है ना। राहुल सांकृत्यायन, कृत्यायन, इनकी किताब है बढ़िया बहुत, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और ये घुमक्कड़ प्रजाति के ही थे। इन्हीं की एक किताब घुमक्कड़ शास्त्र भी है। तो ऐसे याद रखना कि राहुल सांकृत्यायन जो है ये घुमक्कड़ शास्त्र और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्हीं की है। और राहुल सांकृत्यायन के जो नाना थे वो केदारनाथ पांडे जी थे। हालांकि बहुत डीप में नहीं जाएंगे, राहुल सांकृत्यायन भी पांडे जी ही थे। मतलब जो है कि हिंदू जन्म, मतलब हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे सांकृत्यायन लगा लिया था। ठीक, आगे समझते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको क्या कहा, राहुल सांकृत्यायन ने इसको चारण काल भी कहा है। देखो मैं पहले बता दूं, अभी कुछ लोग आकर के कमेंट कहेंगे नहीं, राहुल सांकृत्यायन ने तो इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, इसको
सिद्ध सामंत काल कहा है, सिद्ध सामंत काल भी कहा है, और कहीं कहीं पे इन्होंने इसको चारण काल भी कहा है। राहुल शंकराचार्य ने इसको चारण काल भी कहा है। वैसे जो चारण काल है वो कहीं कहीं पे राहुल शंकराचार्य ने भी कहा है, बस इस तरीके से समझिएगा आप। फिर और इसी को एक वो थे हमारे राम कुमार वर्मा, एक हमारे आए थे हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, इन्होंने इसको क्या कहा था, इन्होंने इसको संधिकाल कहा था। राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा था, इसको संधिकाल कहा था। उसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात मान ली, इन्होंने कहा कि चलो हम यही मान लेंगे जो द्विवेदी जी ने कहा। तो डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है, इसको आदिकाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र ने, इन दोनों ने इसको क्या कहा, आदिकाल कहा। ठीक, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हम अभी इसको हमने नया पेज ऐड किया है, वो हमारा पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाता है, थोड़ा सीख रहे हैं कैसे कैसे ऐड होना है। ठीक है, सीख जाएंगे फिर ये भी होने लगेगा। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो भी बतानी है, राहुल शंकराचार्य अगर चारण काल और सिद्ध सामंत काल दोनों मिल जाते हैं ऑप्शन में, पहली बात तो मिलेगा नहीं, सिद्ध सामंत काल मिलेगा तो हम सिद्ध सामंत काल लगाएंगे, चारण काल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सिद्ध सामंत काल नहीं मिलता है और पूछा जाता है राहुल शंकराचार्य ने कहा तो हम चारण काल लगाएंगे। ठीक, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर तुम लोगों को रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं बता दें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पेज और ले लें। हाँ, रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं, जैसे चिंतामणि, यार फिर से चलना बंद हो गया। एक रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, एक है विचार वीथी, विचार वीथी। ठीक, ये दो रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की आप याद रखना, चिंतामणि और विचार वीथी। राहुल शंकराचार्य की तो मैंने बता ही दिया था, तो घुमक्कड़ जिज्ञासा और वो। तो अब बात करते हैं इसका सन वगैरह, एक बार हल्का सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। आदिकाल और वीरगाथा काल का सन कब से माना जाता है, 1050 से 1375 को। भक्तिकाल, भक्तिकाल कब माना जाता है, 1375 से 1700। भक्तिकाल को ही क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। रीतिकाल को भी हम कब से मानते हैं, 1700 से 1900। फिर आधुनिक काल हमारा शुरू हो जाता है, जो कि हमारा 1900 से अब तक चलता चला आ रहा है। ठीक, इसकी टाइमलाइन एक बार देख लेना, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ तो समझ ही ली। फिर बात करते हैं ये चीज़ जो मैंने अभी बताई, रामचंद्र शुक्ल ने इसी को क्या कहा, वीरगाथा काल कहा। क्यों, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि इसमें भैया वीरता की बातें ज़्यादा हो रही हैं। वीरता की बातें क्यों ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि इसमें रासो काव्य लिखे गए। रासो काव्य कैसे, मतलब चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को राणा प्रताप, इस तरीके से। हालांकि ये रासो काव्य की नहीं है कविता जो मैंने बताई है अभी, ठीक है, लेकिन इस तरीके की कविता है। और जो एक रासो काव्य जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो, फिर वही गलत, एक सेकंड रुकना, इसका थोड़ा सा मेरा ये टैब ख़राब चल रहा है, थोड़ा टैब का इसका स्टाइलस ख़राब हो गया, स्टाइलस नया लेना पड़ेगा। पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। इसी चंद्रबरदाई ने ही जो इसी पृथ्वीराज रासो में लास्ट में एक लाइन आती है नहीं, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का वो होता है, पृथ्वीराज चौहान की वो आंखें फोड़ देता है, तो वहाँ पे एक लाइन आती है कि 80 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रबाण, ता ऊपर सुल्तान है अब ना चूक चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान एकदम अंधे हो चुके हैं और उन्होंने ऐसे वो तलवार उस पर तीर लगाया और पूरा जो चंद्रबरदाई की कविता सुन के उन्होंने पूरा धनुष उठाया और मारा वो पूरा पृथ्वीराज चौहान ने, और वो मोहम्मद गोरी के लगा जा करके। इस तरीके की जो है वो है। आदिकाल किसने कहा, आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्यों कहा, क्योंकि इसमें सिद्ध जैन नाथ और अन्य साहित्य भी है भैया, सिर्फ वीरों की बात नहीं हो रही है इसमें। राहुल शंकराचार्य ने चारण काल और सिद्ध सामंत काल, चारण काल प्लस सिद्ध सामंत काल, ये सिद्ध सामंत काल भी इन्होंने ही कहा है, सिद्ध सामंत काल भी इन्होंने कहा है। ठीक है, प्रमुख धाराएं इसमें जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से, देखो रासो भी आता है इसी में, सिद्ध काव्य भी आता है इसमें, जैन काव्य भी है इसमें, नाथ काव्य भी है इसमें, लौकिक काव्य भी है। ठीक, सिद्ध काव्य जो है वो हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैन तो आप समझते ही हैं कि जैन काव्य जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीज़ें और बता देता हूँ। बौद्ध साहित्य जो है हमारा वो पिटक कहा जाता है, ठीक है, और जैन साहित्य हमारा आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ये बात मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से हटके है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूछा जा सकता है। पिटक कौन कौन से हैं हमारे, एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है, और एक हमारा अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है। ठीक है,
शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इनमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस पिटक में जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानियाँ हैं, किस पिटक में बौद्ध धर्म के नियम हैं, तो उतना डीप भी नहीं जाना है। और पिटक का वैसे जो मतलब होता है वो होता है पिटारा। पिटक का मतलब क्या होता है, फिर यार दिक्कत कर रहा है, पिटारा। पिटक का जो हमारा पिटारा, ठीक है। तो जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। नाथ साहित्य, इसमें हठयोग की बात की जाती है, और लौकिक साहित्य तो हमारा है ही। फिर आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के प्रमुख महारथी। आदिकाल में चंद्रबरदाई, मैंने बता ही दिया, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है, और इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इसके हिंदी के प्रथम महाकाव्य होने पर संदेह भी है, ऐसा नहीं है कि प्रमाणिक है, संदेह भी है, लेकिन कहा यही जाता है। और इसकी भाषा कैसी है, पिंगल डिंगल। इसकी भाषा पिंगल डिंगल है। पिंगल डिंगल का मतलब हो गया ये राजस्थानी की पुरानी भाषा, मतलब राजस्थान में जो मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और ढूंढानी हड़ौती तो हरियाणा की हो जाती है, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, ठीक है, इनका मिला जुला रूप जो होता है उसकी बात होती है इस पर। फिर विद्यापति आते हैं। विद्यापति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिली कोकिल कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा को पहचान दिलाई है साहित्य के क्षेत्र में। मैथिली भाषा, ये जो हमारी भोजपुरी और भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीन भाषाएं हैं जो हमारे बिहार से रिलेटेड है। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली में मैथिली भाषा को इन्होंने एक तरीके से साहित्य में पहचान दिलाई है। जैसे हिंदी साहित्य किस किस भाषा में लिखा जाता है, खड़ी बोली में भी लिखा जाता है, ब्रज भाषा में भी लिखा जाता है, अवधी में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो इसका बिहार का मैथिली भाषा है, इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा, और मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी, और मैथिली भाषा को एक पहचान दिलाई, समाज में मैथिली साहित्य को पहचान दिलाई, ठीक है। कीर्ति लता भी इन्होंने लिखी है। रस इनका कैसा रहता है, श्रृंगार। फिर बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बढ़िया लिखा है, इनकी पहेलियाँ फेमस हैं, इनकी मुकरियाँ फेमस हैं, और इन्होंने एक चीज़ और लिखी थी जिसको कहा जाता है दो सुखने इन्होंने लिखे थे। और इनका एक चीज़ जो अमीर खुसरो ने वो किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था अमीर खुसरो ने, हिंदी और उर्दू मतलब हिंदी, उर्दू, फारसी और अरबी के बीच में इन्होंने इस तरीके से लिखना शुरू किया था जिसमें एक लाइन हिंदी में होती है, एक लाइन अरबी फारसी में होती है। जैसे कि जी हाले मिसकी मकुन तगालुफ, दुराए नैना बनाए बतियाँ, है ना, सखी पिया को जो मैं ना देखूँ तो बोलो कैसे, तो काटूँ कैसे अंधेरी रतियाँ, है ना। तो इसमें एक लाइन हिंदी की आ गई, एक लाइन हमारी अरबी और फारसी की आ जाती है ना, इस तरीके से। फिर बात करते हैं खड़ी बोली। इन्होंने लिखना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, और इन्हीं को तूतीय हिंद कहा जाता है। फिर गोरखनाथ की बात करते हैं। जो गोरखनाथ हैं यही नाथ पंथ के संस्थापक थे। इन्होंने रचना की थी गोरखबाणी की, और इनकी भाषा कैसी थी, सदुक्कड़ी भाषा। ये आदिकाल में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे इनकी है, गोरखनाथ जी की है। और उसके बाद में जब हम भक्ति काल में बात करते हैं तो हमारे मोस्टली जितने हो, जैसे कबीर दास जी हुए, उनकी भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी, ठीक है। हठ योग और इंद्रिय निग्रह, इस बारे में इन्होंने ज़्यादा बात की है। और सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है कि एक जो आम बोलचाल की भाषा है, कि उस तरीके से भाषा। आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल की बात करते हैं। मतलब आदिकाल हो गया ना, अब भक्ति काल की बात करते हैं। भक्ति काल जो है ये हमारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। एक क्वेश्चन याद रखना जो मैं तुम लोगों को बता दूं, भक्ति काल को 4 भाग, भक्ति काल को प्रमुखता 4 भागों में किसने बांटा है, हमने, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बांटा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन कौन से 4 भाग हैं, देखो, पहले तो निर्गुण और सगुण में बांटा, फिर निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अब कैसे, देखो, निर्गुण भक्ति जो है वो उस तरीके की भक्ति है जिसमें हम भगवान को कोई स्वरूप नहीं दे रहे हैं, ईश्वर को कोई स्वरूप ना देते हुए हम अगर ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आता है, निर्गुण भक्ति धारा में। और अगर हम ईश्वर को स्वरूप दे करके उनका वो कर रहे हैं, पूजा, उपासना, तो हमारी सगुण भक्ति में आता है। सगुण में भी जो आती हैं वो हमारी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक हमारी राम भक्ति शाखा हो जाती है, एक हमारी कृष्ण भक्ति शाखा हो जाती है, ठीक। अब यहीं पे एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ गया, ये चीज़ याद करो कि शिव जी के उपासक को क्या कहते हैं और विष्णु जी के उपासक को क्या कहते हैं, ठीक। हिंदी में भी बताओ और दक्षिण भारत में भी बताओ। देखो, हिंदी में जो शिव के उपासक होते हैं उनको हम लोग शैव कहते हैं, ठीक। और विष्णु जी के जो उपासक होते हैं उनको हम लोग वैष्णव कहते हैं, वैष्णव, ठीक। वैष्णव जनते तेरे कहिए, जे पीर पढ़ाई जाने ने। महात्मा गांधी का सबसे मोस्ट फेवरेट भजन है ये, कि वैष्णव जनते तेरे कहिए, जे पीर पढ़ाई जाने रे, पीर पराई जाने रे, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। तो
और जो हमारा वो होता है दक्षिण भारत, उसमें हम शिव जी के उपासक को कहते हैं नयनार, 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 ठीक है। और विष्णु जी के उपासक को कहते हैं अलवार, ठीक, ये चीज़ याद रखना। फिर बात करते हैं राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए प्रमुख कवि हमारे कौन है, तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास और मीराबाई। फिर बात करते हैं निर्गुण में कबीरदास, और प्रेम मार्ग में जायसी। जायसी कौन, मलिक मोहम्मद जायसी वाले जायसी। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्गुण धारा और प्रेम के स्वर। निर्गुण धारा में अपने कबीरदास जी हैं, इनकी जो रचना है ये बीजक है, लेकिन इन बीजक का जो संकलन है वो कबीरदास जी ने खुद नहीं किया था, ठीक है। इनके शिष्य जो लोग थे वो कबीरदास जी तो गाते अपना घूमते रहते थे, तो शिष्यों ने उनके सुने हुए दोहों को इकट्ठा किया, संकलित किया, उसको हमने क्या कहा, बीजक। बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। भाषा कैसी है, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। काम क्या था इनका, पाखंड का विरोध करना, समाज सुधार और माया महा ठगिनी मैं जानी। ये कबीरदास जी की फेमस लाइन है, माया महा ठगिनी मैं जानी। और पाखंड विरोध कैसे, जैसे ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों के विरोध में बोलते थे, है ना। जैसे इन्हीं ने वो लिखा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना, कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते होते तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगता, ठीक है। इन्हीं ने वो लिखा कि काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, है ना। तो ये हर तरीके से जो पाखंडता के विरोध थे, ईश्वर के विरोधी नहीं थे। मैं फिर से एक चीज़ और आप बहुत बहुत कायदे समझिए, अगर कोई इंसान पाखंड का विरोध कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर का विरोध भी कर रहा हो। पाखंड का विरोध करना ईश्वर का विरोध करना नहीं है ना। अंध भक्ति का विरोध करना भक्ति का विरोध करना नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मंदिर या बहुत ज़्यादा उपासना या बहुत ज़्यादा व्रत त्यौहार पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर की अवहेलना कर रहा है। समझ रहे हो बात को, कि सबका अपना अपना तरीका है ईश्वर को की उपासना करने का, ठीक है। तो ये हो गया, पाखंड के विरोधी थे, ईश्वर विरोधी नहीं थे, ठीक। फिर बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लौकिक प्रेम लिखा, लौकिक प्रेम जैसे इश्क मजाजी, ठीक है, और पद्मावती। विरह साधना, नागमती वियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, नागमती वियोग वर्णन, ठीक। फिर अलौकिक प्रेम में इन्होंने इश्क हकीकी, ये लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ लिखते चले गए। पद्मावत इन्होंने लिखी है, पद्मावत में 57 खंड है और अवधि भाषा में है। फिर आगे बढ़ते हैं, सगुण धारा। सगुण धारा की बात करते हैं तो सगुण धारा में आपको पता है सूर, तुलसी और मीराबाई, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर, तुलसी और मीराबाई। तुलसीदास जी के टोटल 12 ग्रंथ हैं। टोटल कितने रचनाएं हैं, 12 रचनाएं हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, रामलला नाहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, इस तरीके से 12 रचनाएं इनकी हैं। फोकस इनका किस में है, मर्यादा, भक्ति, लोक मंगल और दास्य भाव। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, अवधि भाषा में लिखी है, और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। सभी 9 रस, सभी 9 रसों का इन्होंने यूज़ किया। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये जो छंद लिखते थे ये दोहा लिखते थे, चौपाई लिखते थे, ठीक है, दोहा, चौपाई, सोरठा, इस तरीके के छंद ये कौन लिखते थे, तुलसीदास जी लिखते थे। सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास का जो छंद था वो गेय पद था, गेय पद, गाने वाले छंद थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सूरदास ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं पुष्टि मार्ग, ठीक है। सूर सागर इनकी रचना है, और सूर सागर का ही एक भाग है भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार, ठीक है। भ्रमर गीत सार में ही जो है उद्धव, कृष्ण जी जो है उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास में, कहते हैं जाओ गोपियों को निर्गुण भक्ति पे ज्ञान दे आओ जाकर के, तो जो है ज्ञान पर प्रेम की विजय का वर्णन भ्रमर गीत सार में है। तो वो काफ़ी अच्छा वर्णन किया है, बहुत जाएंगे तो फिर वो डीप हो जाएगा। ब्रज भाषा का यूज़ किया है सूरदास जी ने। मीराबाई जो है ये माधुर्य भक्ति, स्त्री दृष्टिकोण से विरह वेदना। और मीराबाई पे एक और चीज़ आती है कि इन्होंने, मीराबाई के गुरुजी जो थे वो रैदास थे, मीराबाई के गुरुजी थे वो संत रैदास जी थे, ये बात याद रखना। और मीराबाई में और कुछ बताना है, मीराबाई की जो भाषा है वो हमारी राजस्थानी भाषा है, ठीक, इतना हो गया। जैसे ये जो है इस वो पूरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये किसकी रचना है, ये मीराबाई जी की है। और मीराबाई की जो मेन रचना है वो आप याद रखो पदावली है, पदावली है। और गीत गोविंद पे टीका इन्होंने लिखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। राग गोविंद, हाँ एक रचना इनकी है, राग गोविंद, गोविंद,
राग गोविंद मीराबाई जी की रचना है। ठीक, फिर बात करते हैं इनके भी जो मीराबाई के भी जो पद हैं वो भी हमारे गेय पद हैं। गेय पद मतलब ऐसे पद जो गाए जा सकें, गाने जाने लायक वाले। ठीक, कहा गया। फिर बात करते हैं रीतिकाल की। ठीक, रीतिकाल में क्या होता है? अब रीतिकाल को भी हमने 3 भागों में बांटा। रीतिकाल में क्या होता है? एक रीतिबद्ध होता है, एक रीति सिद्ध होता है। रीति सिद्ध की बात बाद में करेंगे। रीतिबद्ध, रीति मुक्त। पहले 2 चीजें समझो। रीतिबद्ध वो लेखक होते हैं जो काव्य के नियमों का यूज करते हैं। ठीक, रीतिबद्ध कौन होते हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त याद नहीं होगा। रीतिबद्ध वो होते हैं जो काव्य के नियमों का यूज करते हैं। रीति मुक्त वो होते हैं जो काव्य के नियमों को नहीं मानते। समझ रहे हो बात को? रीति मुक्त की नियम को नहीं मानते। फिर बात आती है रीति सिद्ध कौन होते हैं? रीति सिद्ध वो होते हैं जिनको काव्य के नियम पता तो होता है। रीति सिद्ध कौन होते हैं? कि काव्य के नियम मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मुझे नियम नहीं आते लेकिन मैं मानूंगा नहीं, तो वो होते हैं रीति सिद्ध। और उसमें जो है ये श्रृंगार रस प्रधान रहता है। रीति सिद्ध में आपको सिर्फ एक नाम याद करना है, वो है बिहारी। वो कौन है? बिहारी। रीतिबद्ध में बात करें तो केशव दास हैं, भिखारी दास हैं। ठीक है, केशव दास, भिखारी दास भी इसी में आ जाएंगे। रीतिबद्ध में नाम याद कर लेना, भिखारी दास, भिखारी दास। और एक और हमारे राइटर हुए हैं रीतिबद्ध में जिनका नाम है देव। ठीक, केशव दास, भिखारी दास और देव। फिर रीति मुक्त में बात करें तो धनानंद, घनानंद हुए हैं, घनानंद हुए हैं, आलम बोधा भी हुए हैं। घनानंद, आलम, आलम एक हुए हैं और एक बोधा। ये आलम और बोधा अलग अलग हैं, आलम बोधा एक नहीं है। आलम बोधा और एक ठाकुर, ये तीनों अलग अलग हैं। ये हमारे रीति बुद्ध हुए, ये रीति बद्ध हुए, रीति मुक्त हुए, सॉरी। रीति बद्ध में कौन है? केशव दास, भिखारी दास। रीति मुक्त में कौन है? घनानंद और आलम बोधा ठाकुर, है ना, आलम बोधा ठाकुर। तो ये 4 मतलब जो मेन है वो याद रखना है। और रीति सिद्ध में हमको सिर्फ और सिर्फ बिहारी याद रखना है। ठीक, सिर्फ बिहारी याद रखना है, ये ऐसा है। फिर बात करते हैं बिहार, इसमें केशव नंद की जो केशव दास की जो फेमस रचना है वो हमें कौन सी है? रसिक प्रिया। ठीक, रसिक प्रिया इनकी केशव दास जी की है। बिहारी का है, बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी है। इसमें 719 दोहे हैं, ऐसा जो संकलित है वो बात कर रहा हूँ। ठीक, बिहारी जी पे ही एक बहुत फेमस दोहा भी है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन माँ छोटे लगें घाव करें गंभीर। कि बिहारी दास जी के जो दोहे हैं वो बहुत छोटी बात, मतलब एक दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते थे बिहारी दास जी, तो इसलिए इनको कहा जाता है गागर में सागर। कि किस कवि ने गागर में सागर भर दी? तो बिहारी ने गागर में सागर भर दी। ठीक, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, नावक के तीर, देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। ठीक, तो ये हो गए बिहारी दास जी। फिर बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल ही तो इम्पॉर्टेंट है भैया। भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावाद, तीसरा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रयोगवाद मतलब नई कविता जो हमारी अब चलती आ रही है कि कुछ भी लिख दो कविता बन जाएगा, है ना, कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आया नहाए गाना चाहिए। तो क्या ये कविता है? क्या ये दोहा है? क्या ये चौपाई है? ये आप समझिए कि क्या आप इसको कविता कहेंगे? और ये तो एक छोटी सी बात हो गई, ना जाने कितना चल रहा है मार्केट में आजकल कविता के नाम पे लोग कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग की बात करते हैं। तो भारतेंदु युग 1868 से शुरू होता है और 1900 तक चलता है। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ये बात तो हम ऐसे समझ जाओगे ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, हरिश्चंद्र जी थे। ठीक, और इसमें और कौन कौन से हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा? तो यहाँ पे जगह कम है, हम ऐसे बोल देते हैं, तुम लोग अपना नोट कर लो थोड़ा सा पेपर कॉपी उठा के। भारतेंदु युग में हमारे प्रताप नारायण मिश्र जो इंपॉर्टेंट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि या लेखक भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, तब क्या कर लोगे, है ना। प्रताप नारायण मिश्र थे। दूसरा हमारे इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट वही हिंदी प्रदीप वाले। ठीक, और इसमें प्रेमघन भी थे। प्रेमघन मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी, ये भारतेंदु युग के थे। ठीक, इसमें क्या हुआ? गद्य का विकास हुआ है और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है। फिर बात करते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक थे, ये किनके नाम पे द्विवेदी युग पड़ गया? इतना महान कौन कवि हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाई कि कोई बहुत महान होगा तभी तो उसके नाम पे युग का नाम पड़ेगा, तो महान थे इसीलिए द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ये पड़ा। इसमें जो मेन चीज़ हुई है वो ये हुई है कि खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ है। हालांकि भारतेंदु युग से ही खड़ी बोली की शुरुआत हो गई थी, खड़ी बोली गद्य का विकास भारतेंदु युग से ही शुरू हो गया था, लेकिन द्विवेदी युग में इसको परिष्कार मतलब बढ़िया तरीके से यूज होना शुरू हुआ। क्योंकि भाषा या बोली में क्या होता है, अचानक से नहीं होता ना, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं
अचानक से लैंग्वेज चेंज हो जाए। आप देख रहे होगे पिछले 3-4 साल से जेनजी वाली लैंग्वेज आना शुरू हो गई है। जेनजी के जो स्लैंग्स हैं वो यूज़ होने लगे हैं, जैसे रिज, है ना। इंस्टाग्राम पे देखो तो पता चलता है, रोज़ एक नया वर्ड आ जाता है, अरे ये भी कोई वर्ड है। तो जेनजी के स्लैंग्स आना शुरू हो गए, लेकिन अब धीरे 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 जो है जेनजी तो यही लैंग्वेज यूज़ करेगी ना। आई वाई के, यू आई वाई के, जैसे आई वाई के, ठीक है, आई डी के, आई डी सी, है ना, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, इफ़ यू नो यू नो। तो इस तरीके से भाषा का विकास होता है, ऐसे ही पहले भी भाषा का विकास हुआ था। फिर बात करते हैं छायावाद। तो छायावाद कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं छायावाद तो हमने इन लेखक के नाम पे रखा है, किसी के नाम पे नहीं रखा गया, लेकिन छायावाद की शुरुआत जो होती है वो हम लोग उनसे मानते हैं, अपने प्रसाद जी से, जयशंकर प्रसाद से मानते हैं। और छायावाद के 4 इंपॉर्टेंट स्तंभ जो हैं वो अभी आगे वाली स्लाइड में मैं तुम्हें बता दूंगा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये 4 लेखक छायावाद में याद रखने हैं। कौन कौन? एक तो प्रसाद हो गए अपने जयशंकर प्रसाद, दूसरे हो गए पंत, पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत। तीसरे निराला, निराला कौन? निराला, निराला। और तीसरे हमारे वर्मा, वर्मा कौन? महादेवी वर्मा। ठीक, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी। तो जयशंकर प्रसाद, पंत, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा महादेवी वर्मा, ये 4 हमारे छायावाद के स्तंभ कहा जाता है। यही छायावाद के 4 पिलर हैं हमारे। फिर प्रगतिवाद की बात करते हैं। तो प्रगतिवाद शुरू होता है नागार्जुन के टाइम से, लगभग नागार्जुन के टाइम से, 1936 से 1933। मार्क्सवाद का प्रभाव आने लगा, शोषित वर्ग की पीड़ा की बात करने लगे हम लोग। ठीक, और नागार्जुन और दिनकर इसके जो प्रवर्तक हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं। दिनकर, दिनकर कौन? रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी वाले। फिर प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। प्रयोगवाद में क्या होता है, जो प्रयोगवाद में मान के चलो अज्ञेय से शुरुआत है ना, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसमें मुक्तक छंद की शुरुआत कर दी गई थी। तार सप्तक का प्रकाशन किया था अज्ञेय ने। टोटल तार सप्तक कितने निकले थे? तो टोटल 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। चलो, मैं बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये चीज़ जान लो। ये ना सोचो कि हाँ ये तो बहुत छोटी सी क्लास है, इसमें इसमें कितना ही आ जाएगा। ये बहुत कुछ बता दूंगा मैं इस क्लास में। ठीक, अब आगे की बात समझो ज़रा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझो थोड़ा। इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि यूपी टेट का एक हम टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं 90 दिन की। इस 90 दिन की टेस्ट सीरीज में क्या होगा, मैं 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, और मेरे दिए हुए क्वेश्चन की जो लेवल है वो आप लोग जानते ही हैं। तो जिन्होंने वो क्वेश्चंस मेरे दिए हुए किए हैं वो जानते हैं। तो इस 90 दिन में मैं क्या दूंगा, बैच में आपको मिलेगा PYQ बेस्ड पूरे शॉर्ट नोट्स, बेहतरीन जैसे मैं देता हूँ शॉर्ट नोट्स, एकदम एकदम नंबर 1 के। डेली प्रैक्टिस के लिए MCQ मैं दूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगा, 20 फुल मॉक टेस्ट दूंगा, और लगभग 100 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मैं टोटल दूंगा। ठीक, फिर सब्जेक्ट क्या क्या कवर होंगे, चाइल्ड पैडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, EVS और साइंस और सोशल साइंस। ठीक, ये हमारा इसका पेपर 1 का अलग टेस्ट सीरीज दूंगा, पेपर 2 के लिए अलग टेस्ट सीरीज दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है मुझे। प्राइस इसका 299, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी 159 चल रहा है, और 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है। 25 तारीख मतलब कल। और प्रोग्राम ये जो इसकी जो शुरुआत होगी ये बेटा 1 अप्रैल से करना शुरू करूँगा मैं। जो आपको ये मटेरियल प्रोवाइड होगा ये 1 अप्रैल से होगा। तो अगर आप, तो अब देखो तुम लोग तो सीटेट पास हो, तभी तुम लोग KVS दिए हो, लेकिन जो नहीं पास है यूपी टेट, जो या यूपी टेट देने जा रहा है, तो उन लोगों को ये चीज़ शेयर कर दो, उन लोगों को बता दो। ठीक, अब बात करते हैं छायावाद के 4 स्तंभ। तो जैसा मैंने बताया, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ठीक है, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये 4 हमारे क्या हैं, छायावाद के स्तंभ हैं। छायावाद के प्रवर्तक किसको बोला जाता है? जयशंकर प्रसाद को। निराला जी को हम महाप्राण बोलते हैं और विद्रोही बोलते हैं, महाप्राण और विद्रोही बोलते हैं। सुमित्रानंद पंत जी को हमें प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। अच्छा, यहीं पे तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? कमेंट में आंसर दे देना इसका, राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहते हैं हम लोग? सुमित्रानंद पंत जी को। महादेवी वर्मा को हम लोग आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। फिर रचना, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। कामायनी तो इनकी है, फेमस रचना है, उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं तुम लोग यहाँ पे देखो कौन कौन सी हैं इनकी। देखो, कंकाल, तितली, कंकाल, तितली, इरावती, आंसू झरना लहर, आंसू झरना लहर, और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इतनी रचनाएं ये जयशंकर प्रसाद की याद कर लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। फिर मूल दर्शन, ये आनंदवाद की बात करते थे। निराला जी की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। इसमें सरोज स्मृति तो नहीं, लेकिन राम की शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। निराला जी की राम की शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर बात करते हैं पंत जी की। पल्लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चिदम्बरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताएं, पंत जी जो हैं ये अल्मोड़ा में रहते थे। नहीं, अल्मोड़ा में तो वो रहते हैं, नहीं मसूरी में तो वो रहते हैं। खैर हाँ, पंत जी अल्मोड़ा में ही रहते थे। मैं पंत जी से लेकर कंफ्यूज हो गया था उनको। रोड टू माउंटेन्स किसने लिखी है, वो इंग्लिश के रस्किन बॉन्ड। मैं कभी कभी पंत जी को लेकर के रस्किन बॉन्ड से कंफ्यूज हो जाता हूँ। रस्किन बॉन्ड रहते हैं मसूरी में, ठीक है, मसूरी में एक जगह है वहाँ पे। और पंत जी हमारे अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के हैं। महादेवी वर्मा जी ने यामा लिखी है, नीरजा लिखी, ये जो है ये वहाँ की हैं। ये क्या पड़ता है, लखनऊ के इधर कन्नौज के पास में, फर्रुखाबाद। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तो इनकी यामा, नीरजा और इसके अलावा इनकी स्मृति की रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इनका इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र। और एक इनकी बहुत लाइन है फेमस, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। ये महादेवी वर्मा जी की फेमस लाइन है। तो लाइन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि पूछने को लाइन भी पूछी जा सकती है। यूपी टेट में पूछ लेते हैं, यूपी टेट में तो पूछ लेते हैं कि ये लाइन जो है ये किस कवि की है ना। तो तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, ये किसकी लाइन है, ये महादेवी वर्मा जी की लाइन है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, गद्य विद्या, कहानी। अच्छा हाँ, ये भी तो बात है, अभी तो लोगों को में गद्य विद्याएं भी तो हैं। तो कहानी क्या होती है, तो कहानी पहले देखो, कहानी को कहानी के तरीके से समझो। कहानी जो होती है एक छोटी घटना होती है। एक घटना, एक घटना का, किसी घटना पे एक छोटा, मतलब छोटा पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसको कहानी कहते हैं। कहानी में मेन चीज़ क्या होती है, कथा वस्तु होती है, कहानी का शीर्षक होता है, भाषा शैली होती है, पात्र या चरित्र होते हैं, उनके संवाद होते हैं और देश काल की बात करते हैं। प्रमुख कहानीकार हमारे प्रेमचंद्र, छोड़ ही नहीं सकते। प्रेमचंद्र ने तो कहानी लिखना ही शुरू किया था, कहानी लिखा ही प्रेमचंद्र ने है, ठीक है। यथार्थवाद की कहानियाँ लिखते थे, जो समाज में देखा जा रहा था, मतलब समाज के बारे में जो चीज़ें यथार्थ, मतलब जो वास्तविकता थी, प्रेमचंद जी ने उस चीज़ को लिखा। पूस की रात फेमस कहानी है इनकी, कफन फेमस कहानी है इनकी। अब प्रेमचंद जी से अगर आए बात ही कर रहे हैं तो प्रेमचंद जी की कुछ बातें सुनो। गबन, गबन, गोदान, सेवा सदन, सेवा सदन, करबला, करबला तो हो बला, करबला, कर्मभूमि और रंगभूमि। इतना तो प्रेमचंद्र जी का आपको याद होना चाहिए। रंगभूमि, इतना तो प्रेमचंद्र जी के बारे में आपको याद होना चाहिए। गबन, गोदान, सेवा सदन, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक। गबन गोदान के आसपास सेवा सदन, हाँ ठीक है, सही है, सेवा सदन। बाकी प्रेमचंद्र जी के बारे में ये बात बता दें, प्रेमचंद्र जी हिंदी में लिखने से पहले उर्दू में लिखा करते थे, ये भी जान लो, ठीक। फिर जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, ये ऐतिहासिक कहानियाँ लिखते थे जैसे आकाशदीप। और बाकी जयशंकर प्रसाद के भी मैंने बहुत सारी रचनाएं बता ही दी हैं। मोहन राकेश, मोहन राकेश भी बढ़िया कहानीकार हुए हैं, ठीक। नई कहानी के जनक इनको माना जाता है, जैसे मलबे का मालिक इन्होंने कहानी लिखी है, ठीक। फिर बात करते हैं जीवनी क्या होता है। जीवनी होता है जब तृतीयक पुरुष के उसमें लिखा जाता है। देखो, हमें जीवनी की परिभाषा पूरी तरीके से बोले दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। जीवनी क्या होता है, देखो ऐसे समझो, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिखे तो जीवनी, जब आप अपने बारे में लिखें तो आत्मकथा। आत्मकथा मतलब आत्मा की कथा है, इंग्लिश में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब ऑटोबायोग्राफी वर्ड को तोड़ेंगे तो इसमें ऑटो है, बायो है, ग्राफी है। ग्राफी जो है वो रूट वर्ड है लिखने का, ग्राफी कहीं पे भी आती है तो उसका मतलब होता है लिखना। बायो का मतलब होता है जीवन और ऑटो का मतलब होता है अपने आप। तो अपने आप जब जीवन की कहानी लिखो तो आत्मकथा। बायो का मतलब होता है जीवन, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। जीवन के बारे में लिखना जीवनी होता है, किसी का भी जीवन आप लिख सकते हैं। ऐसे बायोलॉजी होता है, लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, बायो का मतलब जीवन, लॉजी मतलब पढ़ना। तो बायोलॉजी जिंदगी के बारे में पढ़ना, बायोलॉजी। ग्राफी का मतलब लिखना, ये बात जान लो। इंग्लिश का रूट वर्ड है, हो सकता है वोकैब में कहीं पे काम आ जाए तुम लोगों के। फिर बात करते हैं जीवनी कैसे होती है। हमेशा थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव में लिखी जाती है, तृतीयक पुरुष के हिसाब से। वस्तुनिष्ठ होती है क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव पे हम लोग फोकस करते हैं, फैक्ट बेस्ड होती है। लेखक कोई अन्य व्यक्ति होता है। आत्मकथा में क्या होता है, पहले पर्सन में लिखा जाता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था। ये क्या हो गई, आत्मकथा हो गई। लेकिन अगर हम जीवनी में यही चीज़ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जब वो छोटे बच्चे थे या उनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में हुआ था। लेकिन आत्मकथा जब हम अपनी लिख रहे होंगे तो हम अपने बारे में अपने ही हिसाब से लिखेंगे ना, मैं के हिसाब से। तो ये फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, ठीक। और ये भी बताना कि ये प्रथम पुरुष है, ये तृतीयक पुरुष है, तो बीच वाला कौन सा। देखो पर उसमें सर्वनाम में तीन पुरुष होते हैं, ठीक। ये तीनों पुरुषों के नाम कमेंट में बताना। लेखक कोई अन्य व्यक्ति था, कलम का सिपाही, जैसे कलम का सिपाही एक है, ठीक। ऐसे कलम का सिपाही ये प्रेमचंद्र की जीवनी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ये थोड़ा सा
ये वो हो गया। तो कलम का सिपाही जो है ये प्रेमचंद्र जी की जीवनी नहीं है, लेकिन प्रेमचंद्र की जीवनी जो है वो अमृत राय जी द्वारा लिखी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आत्मकथा। आत्मकथा जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, बहुत फेमस रचना है, बहुत फेमस आत्मकथा है जूठन। अगर समय मिले तुम लोगों को पढ़ने का तो इसके पेपर के बाद में पढ़ लेना। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं किसकी, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी ने की आत्मकथा हालांकि बहुत ज़्यादा पार्ट में है, लेकिन उसमें से क्या भूलूं क्या याद करूं याद रख लो। हालांकि नीड़ का निर्माण फिर भी इन्हीं की आत्मकथा का ही पार्ट है। हिंदी में बात करते हैं, रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट में शीर्षक होता है, प्रतिवेदक होता है, तिथि स्थान होती है, प्रस्तावना होती है, विस्तृत विवरण दिया जाता है और निष्कर्ष लिखा जाता है। रिपोर्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें निजी राय कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता है। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तुम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करी ही होगी। तो इंग्लिश में जिस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करी है, हिंदू में भी प्रतिवेदन वही होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम प्रहार, फाइनल एग्जाम, KVS PRT Tier 2 की बात करते हैं। नामकरण विवाद, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, सूरदास थे। और सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी ने तो अपने गुरु जी के लिए लिखा भी है, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, कि अगर वल्लभाचार्य जी की जो छटा के बिना जो है पूरे जग में अंधेरा हो जाता। ठीक, फिर बात करते हैं पद्मावत जायसी की है, इसमें 57 खंड है टोटल, अवधी भाषा में लिखा है और मसनवी शैली में है। नागमती वियोग, इसमें विरह का वर्णन किया गया है। ज्ञानपीठ विजेता किसकी बात है, पहले हमारे पंत जी चिदम्बरा 1968 में, और महादेवी वर्मा को यामा मिला है। अच्छा, ये चीज़ फिर मुझे और बता दो, बहुत मेरे फेवरेट राइटर थे, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब अच्छे राइटर थे। एक वो बहुत अच्छे राइटर हैं, निर्मल वर्मा बहुत अच्छे राइटर हैं, हालांकि निर्मल वर्मा को मिला नहीं है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ निर्मल वर्मा जी की, निर्मल वर्मा। ठीक है, ये 2025 का ज्ञानपीठ किसको मिला ये आप बताइएगा। और अभी अब तो नहीं रहा इस दुनिया में, हालांकि कोई बात नहीं, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। खैर, तो और उनकी अगर किसी रचना के बारे में आपको पता हो तो आप वो भी कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आप लोगों को पता ही, बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मोर वीडियोस के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए। नोट्स किसने बनाए हैं, आश्रय मिश्रा ने। ठीक, बाकी यूपी टेट वाले बच्चों को शेयर कर दो, यूपी टेट वाले बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं और ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तो। जितना मेरे करने लायक है उतनी हेल्प मैं आप लोगों की कर दूंगा। अगर आपको नोट्स में दिक्कत आ रही है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की दिक्कत मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।